हेलो बच्चों। आज का हमारा लेक्चर फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज का 9th लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। मतलब आज इस वीडियो में हम डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग इन 3 पॉइंट्स पर। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा एट एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, सेकेंड एट द सेंटर ऑफ द रिंग एंड थर्ड व्हेन पी लाइज फॉर ऑफ फ्रॉम द रिंग। अब ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को जब हम डिराइव करेंगे ना, तो उसके मदद से हम ये दोनों एक्सप्रेशन को निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक चार्ज रिंग। ठीक है, अब इस चार्ज रिंग का सेंटर हम मान लेते हैं ओ यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये चार्ज रिंग तुम्हें देख करके कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो अब तुम ऐसे समझो कि हमारा जो रिंग है ये कुछ ऐसे इस प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, ये प्लेन जो कि तुम्हारे स्क्रीन पर परपेंडिकुलर है और ये तुम्हारा सर्कल ऐसे है, मतलब जो फ्रंट में तुम्हें दिख रहा है आगे की तरफ वो हिस्सा स्क्रीन के बाहर निकला है और जो पीछे की तरफ दिख रहा है वो स्क्रीन के पीछे की तरफ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर हम इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लें, इससे पहले हम इसके रेडियस को बना लेते हैं। ये इसका रेडियस है आर। ठीक है, अब अगर हम इसके सेंटर से एक लाइन खींचते हैं तो ये लाइन इस सर्कल का यानी इस रिंग का क्या होगा? एक्सिस कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसी एक्सिस पर कहीं पर भी हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है ना वो सिंगल चार्ज के लिए होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं इजिली कूलम्स लॉ की मदद से। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आता है वो हमारे पास होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हुआ ना। अगर हमारे पास ढेर सारा चार्ज दिया हो, जैसे यहाँ रिंग पर दिया है ढेर सारा पॉइंट चार्ज, तो इन पूरे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाएगा, इसे हम इस वीडियो में सीखेंगे बेसिकली। समझ में आया? ठीक है, इसके अलावा हम सीखेंगे कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, और थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कि अगर इस पॉइंट पी को हम इससे काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाएं इसके सेंटर से, मतलब मान लो कि अगर हम यहाँ इस पॉइंट पी को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एक्स, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इजी वे में, व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। समझ में आ रहा है? तो अगर हमारा ये डिस्टेंस, मतलब जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं सेंटर से वो डिस्टेंस, अगर इसके रेडियस से बहुत बड़ा हुआ तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम आगे अपने डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? तो इसके लिए डेरिवेशन आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक चार्ज रिंग कंसिडर करना होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को। अब हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर टोटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, टोटल क्यू अमाउंट अब चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो ये हम यहाँ पर टोटल चार्ज ड्रॉ कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं ऐसा ऐसा पॉइंट चार्ज ढेर सारा होगा। ठीक है, अब सारा तो यहाँ बना नहीं सकते, ठीक है ना, बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इस तरीके से दिखा दिए कि यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसके बाद हम इसके सेंटर को डिफाइन कर लेंगे, ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है, और इसके रेडियस को हम मान लेंगे कैपिटल आर। अपना अगला स्टेप होगा सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना और इस पॉइंट यहाँ पर पॉइंट पी ले लेना। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम ले लेते हैं एक्स। समझ आ गया? तो हमने बेसिक चीज़ यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, हमने एक चार्ज रिंग कंसिडर कर लिया, उसके रेडियस को डिफाइन कर लिया आर, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि इसके ऊपर तो ढेर सारा चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज अगर एज्यूम करें तो इन्फिनाइटली ढेर सारा चार्ज प्रेजेंट होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो सबके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ठीक है, जो कि पहले तुम पढ़ चुके हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि इस पूरे जो ये हमारा जो रिंग है ना, ये रिंग, इसको हम छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे, बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा। ठीक है, अब एक बहुत ही इसी तरीके से एक बहुत छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं और इस एलिमेंट का लेंथ हम ले लेते हैं dl। ठीक है, ये जो पूरा हमारा चार्ज रिंग है इसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा हम कंसिडर किए हैं। ये इतना छोटा हिस्सा है कि इसमें जो चार्ज प्रेजेंट होगा ना उसे हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं।
ताकि हम उसका एक्सप्रेशन लिख सकें डायरेक्ट, जो पिछले स्लाइड में मैंने लिखा था। और इसी तरीके से इस रिंग के ऊपर सारे मतलब इतने छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर करेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। समझ में आया बात? ठीक है। तो यहाँ हमने एक बहुत छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया dl, और इस छोटे से स्मॉल मतलब जो स्मॉल एलिमेंट है हमारा, इसका जो लेंथ dl है, इसमें हम मान लेते हैं अपना dq चार्ज है। इसके अंदर कितना चार्ज है? dq। अब ये dq चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये बहुत आसान है, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम चार्ज पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए, है ना? क्योंकि इस पूरे सर्कल का जो लेंथ है वो 2πr है, यानी सरकमफेरेंस के बराबर। तो इस पूरे चार्ज में कितना, इस पूरे लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? q। तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन 2πr। और अब हम इस छोटे से dl लेंथ में हम q चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज हमारा dq प्रेजेंट है, इसके वजह से इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर लो और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है। तो यहाँ इस dq चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस डायरेक्शन में होगा, सेम इसी के आगे ऐसे बना लो। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं dE। स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो इसीलिए हम इसे क्या लिख लिए? dE लिख लिए। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? अब अगर हमें ये dE कैलकुलेट करना है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज, उसके लिए हमें ये लेंथ भी तो पता होना चाहिए। अगर इस पॉइंट को हम मान लो ए एज्यूम कर ले रहे हैं, तो हमें AP लेंथ मालूम होना चाहिए। तो अब तुम यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर, तो इसका लेंथ क्या निकल कर आएगा? √r² प्लस x², क्योंकि ये हाइपोटेनस है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छी बात है। अब अगर हम इस dE को देखें, तो इसका दो कंपोनेंट नहीं होगा क्या? क्योंकि ये जो हमारा रिंग, ये जो लाइन है ये x लाइन है, और ऐसे अगर बना लो तो ये y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये x एक्सिस। तो इसका दो कंपोनेंट होगा dE का, है ना? एक x के अलोंग और दूसरा y के अलोंग। तो वो दोनों को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस लाइन में इस तरफ होगा अपना dEx, और इधर नीचे की तरफ हो जाएगा dEy। ठीक है, इसके वैल्यू को हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर हम एंगल कंसिडर कर लेते हैं थीटा, तो सेम वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ हो जाएगा थीटा। तो dEx जो है अपने पास, उसका वैल्यू क्या निकल कर आ गया? तो dEx हो गया ये dE cos थीटा, dE cos थीटा हो गया। और dEy जो है, इसके वैल्यू हो गया dE sin थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हम सेम इतना ही छोटा एलिमेंट कंसिडर करेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट। जहाँ A है, यहाँ से एक लाइन खींचे सेंटर तक गया, फिर यहाँ से एक और लाइन खींच लो जो इसी के लाइन में हो, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट, उसी के डायमेट्रिकली अपोजिट। अब यहाँ हम सेम उतना ही छोटा सा लेंथ कंसिडर करेंगे। कितना छोटा लेंथ? DL लेंथ। ठीक है, DL लेंथ कंसिडर कर लिए। अब यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो भी कितना होगा? DQ, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो अगर DL लेंथ में यहाँ DQ चार्ज है, तो यहाँ पर भी तो DQ चार्ज होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? तो अब इसके वजह से यहाँ जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा ना, इसी लाइन में जैसे ऊपर था, कुछ इस तरीके से इसी लाइन में होगा। और इसका भी लेंथ तुम कैलकुलेट करोगे तो इधर भी रेडियस r है, तो ये भी कितना आ जाएगा? r² प्लस x²। समझ गए? और इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इधर बना लेते हैं, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये इधर हो गया। ठीक है, इसे मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। क्लियर? इसे यहाँ लिख लेते हैं, लैम्डा बराबर q/2πr। ठीक है, अब ये जो अपना dE है, इसके वजह से भी तो दो कंपोनेंट होगा इसका। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ dEy, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में dEx। क्लियर है? अब क्योंकि ये सेम डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो ये एंगल थीटा तो बन रहा है यहाँ। अब देखो, ये थीटा एंगल हर केस में बनेगा। अगर यहाँ तुम कोई एलिमेंट कंसिडर करते हो, तो इसके वजह से भी तुम्हारा जो एंगल बनेगा, तो इसके वजह से भी जो तुम्हारा एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लो तुम यहाँ किसी भी एलिमेंट को कंसिडर कर लो, जैसे मान लो यहाँ एलिमेंट कंसिडर कर लिए, यहाँ कर लिए, क्योंकि ये देखो, ये ऐसे हमारा सर्कल है ना, ये ऐसे चार्ज रिंग है, और हम इसके सेंटर से यहाँ पॉइंट पर कैलकुलेट करें, तो यहाँ से सेंटर तक जाओ या यहाँ से सेंटर तक जाओ, ऐसे जाओ,
या ऐसे जाओ, हर एक केस में यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो किसी भी पॉइंट से तुम पी पॉइंट तक पहुंचोगे तो उस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा होगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसका इस्तेमाल हम करेंगे आगे डेरिवेशन में, इस पॉइंट का, ये थीटा का, ठीक है। तुम देखोगे कि कैसे ये थीटा कांस्टेंट होने की वजह से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्लियर। तो अब तुम यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो चार्ज है नीचे डायमेट्रिकली अपोजिट, वो डी क्यू है, ठीक है। और ये डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो भी तो सेम बनेगा, क्योंकि ऊपर जितना चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डी ई है तो ये डी क्यू जो नीचे बन रहा है जो कि सेम ऊपर के बराबर है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम होगा, है ना। वाई कॉम्पोनेंट में भी सेम होगा और एक्स कॉम्पोनेंट में भी सेम होगा। अगर वाई कॉम्पोनेंट का सेम हुआ तो हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि डी वाई नीचे की तरफ और डी वाई ऊपर की तरफ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मतलब ये दो डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट हमने लिया है, ऐसा बहुत सारा डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट बनेगा। जैसे मान लो यहाँ हमने एक कंसिडर किया तो इसका जस्ट डायमेट्रिकल अपोजिट यहाँ होगा, ये दोनों भी आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इनका वाई एक्सिस वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ जितना भी डायमेट्रिकल अपोजिट कंपोनेंट बनने वाला है वो सब हर एक के वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो सिर्फ ये ई एक्स वाला होने वाला है, ठीक है। यानी टोटल ई अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो डी डी ई एक्स जो निकला है इसको पूरा अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इस पॉइंट को लिखते हैं। जो सारा पॉइंट अब हम समझ चुके हैं इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे डी ई की वैल्यू को, क्योंकि अभी हम देखे थे कि अगर हमें ई निकालना है तो हमें क्या करना है, डी ई एक्स कॉम्पोनेंट को पूरा इंटीग्रेट कर देना है। जितना छोटा छोटा एलिमेंट यहाँ पर आएगा सारे एलिमेंट की वजह से जो निकलेगा डी ई एक्स वो सबके वजह से इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डी ई के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो डी ई क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऊपर जो चार्ज है डी क्यू, तो वो डी क्यू को अगर मान लो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। के लिख रहा हूँ, के इंटू डी क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का एपी का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो रूट ओवर में है, अंडर रूट में है, उसका स्क्वायर कर लेना है। तो ये अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, डी ई मिल गया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना होगा, डी ई एक्स जो कि है डी ई कॉस थीटा के बराबर। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो हमने यहाँ देखा था ना हमारा थीटा जो है हर केस में कांस्टेंट रहेगा, तो अभी हम क्या करेंगे, थीटा को ऐसे ही छोड़ते हैं, कॉस थीटा को, इसका जो वैल्यू होगा वो हम आखिर में पुट करने वाले हैं, ठीक है। वैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने पास कॉस थीटा क्या आता है। अब ये जो हमारा यहाँ ट्रायंगल जो बन रहा है ए ओ पी, इस ए ओ पी ट्रायंगल को देखो, तो इस ए ओ पी ट्रायंगल में अपने पास कॉस थीटा क्या बनेगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो अपने पास इस ट्रायंगल में अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो बेस अपना हो गया एक्स और हाइपोटेनस क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/2। तो अपने पास एक्सप्रेशन आ गया डी ई एक्स इज इक्वल टू डी ई इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हम अभी आगे इक्वेशन में कॉस थीटा को ही लेके चलेंगे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो वैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से आएगा, है ना। पीछे जो एलिमेंट्स हमने कंसिडर किया है ये छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से, तो उन सबको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, सबके वजह से जो आएगा डी ई एक्स, इस पूरे को हम इंटीग्रेट करेंगे। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा जो लेंथ है उसमें जो छोटा छोटा जो एलिमेंट हम कंसिडर किए सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे डी ई एक्स का वैल्यू, तो ये हमारे पास होगा इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। क्लियर है। अब हम एक्सप्रेशन को यहाँ पर रखते हैं, तो अपने पास जो डी ई आया है वो डी ई क्या है, तो इसे अगर हम यहाँ लिखते हैं फिर से आगे, तो डी ई हमारे पास है, डी का वैल्यू आया था डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू था, और इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन लग रहा है तो कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसे मैं अगर यहाँ लिखूँ ई इज इक्वल कॉन्स्टेंट अपना आ जाएगा, देखो कॉस थीटा कांस्टेंट रहने वाला है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। इसी वजह से यहाँ तुम देख पा रहे हो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, ये एक्स,
x तो ये फिक्स डिस्टेंस है p तक का, ठीक है। कैपिटल आर भी हमारा कांस्टेंट है, रेडियस, और ये x ये फिर से कांस्टेंट, तो ये पूरा cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो इस पूरे cos थीटा को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन में बचा क्या, डी क्यू, ठीक है। अब तुम जरा देखो डी क्यू क्या है, डी क्यू छोटा चार्ज है जो उस छोटे से एलिमेंट में है। अगर पूरे सर्कल मतलब पूरे रिंग में हम उसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, टोटल चार्ज हमें कितना मिलेगा, कैपिटल क्यू के बराबर मिलेगा ना, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल कॉस थीटा, और इस पूरे की जगह पे कैपिटल क्यू, तो मैं इसे आगे लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा। अब मैं यहाँ चाहूँ तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू आएगा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। अब ये दोनों सेम है बेस, तो इसका पावर को ऐड कर लो, यहाँ पावर 1 यहाँ 1/2 ऐड करोगे तो क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सो E विल बी इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। क्लियर है। अब तुम यहाँ से देखो, हमारा ये तो पहला केस था, ठीक है ना, फर्स्ट केस था। अगर हम सेकंड केस समझना चाहें तो सेकंड केस हमें कहाँ बोल रहा था, सेंटर पे बोल रहा था ना। अगर सेंटर पे बोल रहा था तो ये पॉइंट P हमारा सेंटर पे लाई करेगा, यानी x पूरा पूरी जीरो हो गया है ना, x पूरा पूरी जीरो। तो अगर तुम x के जगह पे जीरो रखोगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया एक्सप्रेशन, ये पूरा जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें, जीरो। इसे हम कंसेप्चुअली भी समझ सकते हैं। देखो कैसे समझेंगे इसको, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये चार्ज रिंग है, ठीक है। अब सेंटर पे अगर तुम देखोगे तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, और इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट तुम देखोगे तो इसके वजह से फील्ड लाइन का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट। ये दोनों का लेंथ भी सेम है, आर दूरी पर है। यहाँ जो डी क्यू चार्ज है सेम उतना ही चार्ज यहाँ भी है, लेंथ भी सेम है, चार्ज सेम लेंथ सेम, यानी दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस को कैंसिल कर लिया। सेम ऐसे ही जितना डायमेट्रिकल अपोजिट पेयर बनेगा वो सब एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे वैसे भी जीरो होगा। हमें ऐसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड केस के लिए। हमारे थर्ड केस में हमारा क्या था, थर्ड केस में था व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो हमारे पास इक्वेशन आया था अभी, एक्सप्रेशन सॉरी, q इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्योंकि यहाँ x हमारा r से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इस r स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इस r स्क्वायर को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन आएगा q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पावर 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब, ठीक है। अब ऊपर एक एक्स नीचे क्यूब, तो ये हटा लो, यहाँ पावर कर लो 2। सो अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या मिला, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब तुम जरा गौर से देखो इस एक्सप्रेशन को, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह नहीं है क्या। अगर हमारा एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q अमाउंट का हो और वो अगर उससे हम x डिस्टेंस पे अगर हम फाइंड कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, इससे अगर x डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं इसका एक्सप्रेशन को, तो हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, है ना। तो सेम उसी की तरह आ रहा है क्या। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास जो चार्ज रिंग है उसके सेंटर से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे तो ये पूरा जो रिंग है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है इस पॉइंट पर जाने के बाद, क्लियर है। तो हमने तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को यहाँ सीख लिया है। पहला, एट एनी पॉइंट P ऑन द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग। सेकेंड, एट द सेंटर जो कि जीरो आएगा। और थर्ड पॉइंट पे हमने जब उसे बहुत ज़्यादा दूर रखा तो उसके लिए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है, और ये 2016 में
2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ठीक है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, मतलब समझ आया होगा। ठीक है, और अगर समझ आया है तो कमेंट करके बताओ, और अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो फॉर फर्दर मोर डेरिवेशंस, क्योंकि इस सीरीज में हम फिजिक्स के क्लास 12 फिजिक्स के हर एक डेरिवेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है।